ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सीटेट पेडागोजी का साइंस का ये छठा वीडियो है जिसमें मैं पूरा पीवाईक्यू कवर कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग जो है हर साल के क्वेश्चन जो अब तक आए हैं टॉपिक वाइज में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो वीडियो और लगेगा जिसमें हमारा पूरा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ बड़े काम की वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ कि सीटेट में हमें क्या गलतियां एग्जाम के टाइम पर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह का अप्रोच होना चाहिए। और साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में हमारा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि अ टीचर शुड प्लान टू टीच कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन क्लास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इसेंशियल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप पढ़ाना चाहते हो तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से क्या पूछोगे जिससे कि बच्चों का मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम क्यूरियोसिटी और उसका जो है एकदम सही से जो है ऑब्जेक्टिव आपके लेसन प्लान का कवर हो सके। तो पहला देखो ऑप्शन दिया है, वाई does your mother serve you a meal with a variety of food item? Does your mother prepare a definite set of food item for lunch every day? Do you eat all items served in your lunch every day? List the food item your mother serve you in lunch. तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन 1। क्यों? क्योंकि आप कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाना चाहते हो। फूड्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इसके बाद हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बच्चों को खाने का इंपॉर्टेंस और बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस आपको देना है। तो यहाँ पर देखो, व्हाई डज योर मदर सर्व यू अ मील विथ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। इसमें जो है एक सेंस नजर आता है। इसमें एक जो है कॉमन सी, जो बच्चे आजकल के खाते नहीं है वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं और जो है जंक फूड खाते हैं। तो इससे क्या होगा कि मम्मी के प्रति जो खाना बनाने का जो ये खाना, जो मम्मी के खाने के प्रति जो नाराजगी होती है वो दूर हो। साथ ही साथ जो है बच्चों को पता चले कि वैरायटी ऑफ फूड आइटम खाने से हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन, फैट सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, डज योर मदर प्रिपेयर डिफाइंड सेट ऑफ फूड, तो ये बेसिकली आप मम्मी के किचन की जानकारी ले रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं बच्चे बता पाएंगे आपको। डू यू ईट ऑल द आइटम्स सर्व्ड इन योर फूड लंच एवरी डे, तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। लिस्ट द फूड आइटम योर मदर सर्व यू इन लंच। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है ज्यादा सही ऑप्शन हो गया, इसलिए हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can be assessed when Geeta is using only MCQ as a tool to assess nutrition in human। तो MCQ पर ज्यादा ध्यान देना है, यही जो है क्वेश्चन का सही आंसर देगा आपको। MCQ में आप क्या कर सकते हो, तो MCQ में आप जो है लॉन्ग आंसर नहीं करा सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो है 4 में से एक ऑप्शन सही, जैसे आपका सीटेड में होता है। तो देखते हैं क्या सही ऑप्शन है। मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू फूड हैबिट, learners ability to apply knowledge and prepare a role play to present in the morning assembly। तो MCQ में रोल प्ले और ये सब कहां से आ जाएगा, राइट? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। लर्नर्स एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड राइट अ लॉन्ग इसे, MCQ में लॉन्ग इसे कौन ही लिखता है भाई, तो ये भी गलत हो गया। एनालिटिकल एबिलिटी टू क्लासीफाई फूड आइटम एंड मेक अ पोस्टर, पोस्टर कौन बनाता है, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असेस्ड व्हेन गीता यूजिंग ओनली MCQ एज अ टूल। ठीक है, तो MCQ जो है बच्चों का नॉलेज चेक करने के लिए सिर्फ MCQ क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही है गीता मैडम। तो गीता मैडम क्या ऐसे करा लेंगी, ऐसा कोई जो है ऑप्शन नहीं होता MCQ में। तो यही हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द फूड। तो ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं जो फूड से रिलेटेड मिसकंसेप्शन क्लियर करे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन, बी सफिशिएंटली इक्विप्ड विद हायर लर्निंग, स्टेट द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली, अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अनफैमिलियर सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ। तो फ्रेंड्स, जो 6, 7, 8 तक का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिकली एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहता है। डे टू डे लाइफ से जो है जुड़े चीजों को हम बच्चों को ज्यादा समझा सकें, वही हमारा जो है करेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव रहता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
apply the understanding of concept to unfamiliar situation in everyday life, right? ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Which one of the following is the key feature of formative assessment in science? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की फीचर पूछा है। तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है, और इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन। इट इज एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट। देखो ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इट इज एम्ड टू एनहांसिंग प्रैक्टिकल स्किल, इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। तो अगर हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। इसमें जो है आप रनिंग क्लास में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाइल टीचिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। समेटिव नहीं है, ये जो है फॉर्मेटिव है। आप पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन, तो ये बेसिकली डायग्नोस करने के लिए होता है, इसलिए हमारा ये डायग्नोस्टिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर आप जो है हर क्वेश्चन में नहीं क्लियर कर सकते बच्चों से, वाइल टीचिंग जो है, ठीक है, नहीं चेक कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है, तो ओपन एंडेड मतलब जिसके मल्टीपल आंसर हो। तो देखो, एक्सप्लेन व्हाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ मून। तो इसका जो है एक जो है एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही फेज जो है एक्सपोज रहता है सन को, तो इसलिए हमें जो है सेम साइड दिखता है। दूसरा, व्हाई डज मून चेंजेस इट्स शेप डेली, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के केस में अब जो है ये अपना फेज चेंज करता है, बिकॉज जो है अर्थ रोटेट कर रहा है और इसके बाद मून भी रोटेट करता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट पड़ता है वैसे वैसे जो है अपना शेप वो चेंज, जितने पार्ट में लाइट पड़ता है उतना पार्ट हमें दिखता है, तो इसलिए जो है शेप हमें चेंज होता हुआ दिखता है। सपोज द मून एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, व्हाट स्टिल वुड स्टिल हैव फेजेस। अब देखो, meteors are not visible during the daytime, explain the reason, ठीक है। तो इसमें जो है किसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सपोज द मून एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन वुड स्टिल हैव फेज। अगर मून खुद से लाइट एमिट करने लग जाए तो मून क्या हो गया, मून हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, खुद से लाइट एमिट कर रहा है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है जब लाइट खुद एमिट कर रहा है तो क्या इसका फेज होगा, अलग अलग ये होगा, तो जब लाइट एमिट करता है जितना पूरा लाइट पड़ेगा पूरा दिखेगा मून, ठीक है। जिस धरती के जिस भी कोने में रहेंगे तो उतना उस जो है पार्ट के लोगों को वैसा पूरा मून दिखाई देगा। रात में अलग अलग तरह का अपना फेज, अपनी कलाएं नहीं दिखाएगा चंद्रमा, ठीक है। तो इसमें जो है कई तरह के आंसर जो है क्लियर होते हैं, तो इसलिए जो है यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीटियोर्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसमें क्या होगा, मीटियोर्स आर नॉट विजिबल बिकॉज सनलाइट पड़ता रहता है, सनलाइट में नहीं दिखते वो, ठीक है, बहुत ब्राइटनेस रहता है, ठीक है, तो इसलिए जो इसका रीजन भी हो गया। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे हुआ, तो इसमें थर्ड वाला जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें बच्चा सोचने पर मजबूर होगा, क्रिएटिव वे में सोचेगा और उसको ये भी पता चलेगा कि जो है कि मून जो हमें दिखता है बिकॉज ऑफ सनलाइट दिखता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर बिफोर बिगिनिंग टू टीच डाइजेशन। तो डाइजेशन पढ़ाना है, ठीक है, और टीचिंग के पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लास 6 स्टूडेंट प्रोवाइड देम विथ आउटलाइन डायग्राम ऑफ human body and ask them to draw all parts through which they think the food would travel from mouth when they eat. What could be the teacher's purpose asking this question? जो कितना अच्छा क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ है ये सितंबर 2015 में। अब इसमें देखो पूछ रहा है कि अगर आप डाइजेशन पढ़ाना जा रहे हो, ठीक है, तो टीचर जो है पढ़ाने से पहले ये पूछता है कि जो है आप डायग्राम ड्रॉ करो, draw outline diagram of human body and ask them to draw all parts through which they think the food would travel.
तो फूड कहाँ कहाँ से ट्रेवल करता है, तो पहले मुंह ड्रॉ करेगा, वो वोकल कैविटी ड्रॉ करेगा, फिर इसको ओसोफेगस होगस फेगस से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब उसको ड्रॉ करेगा। तो ये पर्पज क्या है बेसिकली, तो देखते हैं। टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट्स प्रायर आइडिया related to human body and digestion so that future teaching learning session can be accordingly planned. To find out which students have read the topic in advance and come prepared for the class and grade them accordingly. To evaluate students, देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा कि मान लो कोई बच्चा पढ़ के आया, कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया, तो ग्रेडिंग कर देंगे। नहीं पढ़ के आया तो ये तो गलत बात होगी ना। आपने खुद अभी तक नहीं पढ़ाया तो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पढ़ के आए। तो ग्रेडिंग तो पढ़ के आए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीइंग टीचर, लेकिन ग्रेड देम यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड नहीं कर सकते। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ड्राइंग स्किल, अब साइंस पढ़ा तो ड्राइंग स्किल्स में इवेल्युएशन का जो है कोई ये नहीं, ये भी गलत हो गया। तो हमारे ऑप्शन निकलते जा रहे हैं 2 और 3। टू जज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्रेड देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है हमें सही लग रहा है। अब इसमें से एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट्स प्रायर आइडिया रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड डाइजेशन सो दैट फ्यूचर टीचिंग लर्निंग सेशन कैन बी अकॉर्डिंगली प्लान। ये फ्यूचर की प्लानिंग करके है, जबकि खुद अभी तक इसी चैप्टर को नहीं पढ़ा है। और ये वाला ऑप्शन देखिए, टू जज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइजेस्टिव, तो हमें जो है जज बेसिकली हम अगर जब बच्चा डायग्राम बनाएगा ह्यूमन डाइजेशन का, तो आप उसको जज कर सकते हो कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ कितना उसको पता है और कितना उसको बताना चाहिए, कितना उसको बताया जाने की जरूरत है, सो दैट उसका पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। तो यही वाला हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Somia usually takes her class 7 students on field trip. Which of the following could be the objective? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है फील्ड ट्रिप का। तो फील्ड ट्रिप से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। सही बात है, फील्ड ट्रिप पे जाकर बच्चा जो देखता है उसके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वहां पर हो जाता है। सी कैन गिव देम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी दे सकते हैं आपने क्या क्या देखा और किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करते हो, किस तरह से आप जो प्रोजेक्ट पर कुछ ही काम कीजिए, ठीक है। थर्ड है, इट एनहांस प्रोसेस स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोसेस स्किल्स जो बच्चे में होता है वो भी एनहांस होता है फील्ड ट्रिप से, ये भी पॉजिटिव है। इट सेव्स अ टीचिंग टाइम, तो टीचिंग टाइम बचाने से क्या होगा, इससे ये तो बहुत नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों जो है सही है, ठीक है। फील्ड ट्रिप, टीचिंग टाइम, इट सेव्स हर टीचिंग टाइम। सीटेट जानबूझकर ऐसे ऑप्शन देता है कि बच्चा उसको पहले ही नकार दे। तो देखो, जिसमें डी नहीं है इसमें डी है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ओनली ए, तो बी भी बहुत सही है, तो ये भी। तो आप थोड़ा ऑप्शन देखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस ऑन, तो जो हम साइंस में असेसमेंट करते हैं वो मोस्टली किस पर फोकस होना चाहिए। Getting accurate result while conducting experiment, the ability to make neat and clear diagram, the understanding of concept and processes, precise definition and correct answer, ठीक है। तो किस पर फोकस होना चाहिए हमारा साइंस में, तो गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट while conducting experiments, जरूरी नहीं कि एकदम एक्यूरेट रिजल्ट हो, ठीक है। मैनिपुलेशन भी हम साइंस में ही करते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, कभी कभी अगर 9.7 आ गया बच्चों का तो भी उसको सही मानते हैं, कोई जरूरत नहीं है एक्यूरेसी होना चाहिए। लेकिन अगर 6 to 8 की बात करें सीटेड साइंस पेपर 2 की, ठीक है, तो इसमें इतना जरूरी नहीं है। एबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लियर डायग्राम बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। नीट हम लोग ड्राइंग नहीं सिखा रहे, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए उसको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस, तो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चों को। प्रिसाइज डेफिनेशन एंड करेक्ट आंसर, ठीक है, तो प्रिसाइज डेफिनेशन एंड करेक्ट आंसर हमेशा करेक्ट आंसर जो है उस पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सही जो है ऑप्शन है वो है आपका द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स,
तो देखो पहले सीसीई पैटर्न चलता था, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग पूछा है, द मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग, इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका जो सीसी पैटर्न जो होता था स्कूल में पहले, ये बेसिकली रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग, ये हमारा जो है इसका मीनिंग होता था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। तो असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग, देखो असेसमेंट भी और लर्निंग भी हो तो ऐसा तभी संभव है जब बच्चा खुद का असेसमेंट करे, तभी तो सीख पाएगा। आपने पेपर चेक कर दिया, आपको आया जो है 10 मार्क्स 20 में से, ठीक है, बच्चा देख लिया, घर पे गया बता दिया, मारपीट खाया, ठीक है, या फिर घर वालों से डांट सुना और दूसरे दिन आके फिर से दूसरी तैयारी में लग गया, इसमें क्या ही सीखा बच्चों? इस असेसमेंट से बच्चे ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो बच्चा लर्निंग तभी कर पाएगा जब वो खुद से असेसमेंट करेगा। तो इसी को नाम दिया गया है असेसमेंट एज लर्निंग, और इसका मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। टर्म असेसमेंट टीचर करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर टीचिंग के दौरान करता है, समेटिव असेसमेंट ईयरली जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो सब में नहीं लर्निंग होता है, उसमें आपने मार्क्स दिखाया, बच्चा जो है कहीं गड़बड़ किया, कहीं अच्छा किया, आगे बढ़ गया। लेकिन जब बच्चा खुद से जो है असेसमेंट करेगा तो वो लर्निंग्स करेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा उसने यहाँ गलतियां की हैं, अगले एग्जाम में नहीं करना है, उसको याद हो जाएगा हाँ ये गलती मैं करता हूँ, तो इसलिए ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। Which one of the following tool, just a minute, which one of the following tool is based on the technique of observation? तो टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो है आप जो है बच्चे को जो है पूरा ऑब्जर्व कर सके ईयरली या फिर हाफ ईयरली। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ये एनेक्डोटल जो होता है ना टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following would be least helpful for assessing the thought process or ideas of science as learner? ठीक है, तो यहाँ पर asking student to prepare a chart poster for exhibition display, posing question to student in one-on-one conversation, interviewing students intensively, asking student to depict their thought process through concept map, diagram, sketches। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे मिनिमम, ठीक है, लीस्ट हेल्पफुल फॉर असेसिंग। तो अगर आप बच्चों को पूछेंगे कि चार्ट प्रिपेयर करो एग्जीबिशन डिस्प्ले के लिए, तो ये जो है लीस्ट हेल्पफुल होगा, क्योंकि पोजिंग क्वेश्चन अगर आप करोगे, अगर आप वन बाय वन जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो वो जो है ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू चार्ट बनाना। इंटरव्यू करोगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चे के लिए लर्निंग रहेगा। और थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट मैप, डायग्राम, स्केच वगैरह सब ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। ये भी हेल्पफुल होता है लेकिन मिनिमम लीस्ट वैल्यू है, यहाँ पर पूछा है लीस्ट हेल्पफुल, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम हेल्पफुल जो है यही रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। तो असेसमेंट इन साइंस पूछा, correct regarding assessment with science. The same type of task should be given to all students for objectivity and parity. Use of correct scientific vocabulary should be the only criteria. The student justification of their response should be part of the assessment. तो ये हमारा जो है सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पूछा ही क्या है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे बच्चों को जो है बहुत सही नहीं है। साइंटिफिक वोकेबलरी ओनली, यहाँ पर ओनली आ गया तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है सी वाला हमारा ओनली सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग illustrate
असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा है, ठीक है। तो ओलंपियाड, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, एनुअल एग्जाम, क्विज कंपटीशन, तो इसका सही ऑप्शन है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन्वेस्ट आईपी जो होता है इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। फिर इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट विथ आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, तो अपर प्राइमरी स्टेज पूछा है। तो मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, नहीं, इससे कैसे होगा, मेरिट ऑर्डरिंग से कैसे होगा। एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मच मोर वेटेज देन इंटरनल असेसमेंट, नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया। पीरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ रिटन एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स। ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट एनकरेजेस द हार्ट ऑफ कॉपी। तो अपर प्राइमरी पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फॉलोइंग इज एग्रीमेंट विथ आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस, असेसमेंट साइंस, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हार्ट ऑफ कॉपिंग है। ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड, अपर प्राइमरी में जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, सीटेट पर एग्जाम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी हमें, ताकि हमारा जो है पूरा एग्जाम तैयारी के साथ साथ पूरा एग्जाम भी अच्छे से निकल जाए, सीटेट पहले बार में निकल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।